कहानी की शुरुआत में कोई बंदा स्ट्रीट के बीच खड़ा कैमरा के सामने लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा था। उसने पूछा कि अगर आप लोगों के पास कहीं से $70,000 आ जाए तो आप क्या करेंगे। एक लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा कि इतने पैसे तो घर खरीदने के लिए काफी कम रहेंगे। दूसरे बंदे ने कहा कि मैं तो शायद एक नई गाड़ी लूंगा। एक और लड़की ने बताया कि मैं तो सबसे पहले उसे सेविंग्स अकाउंट में डालूंगी। उनके जवाब सुन उस इंटरव्यूअर ने कहा कि तो फिर चलो, अब मैं आखिरी सवाल पूछता हूं। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाए तो आप क्या करेंगे। ये सुन वो पहले वाला बंदा सोच में पड़ गया। उस लड़की ने बताया कि मैं तो शायद अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ किए ही आराम से बिता दूं। एक और लड़की बोलने लगी कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उतना अमीर कैसे बना जाता है। तभी सीन एक स्टेज पे शिफ्ट होता है जहां टीवी पे ये वाला इंटरव्यू चल रहा था। फीमेल एंकर ने अपने सामने बैठे आदमी को बताया कि तो ये थे हमें मिले कुछ रिस्पॉन्सेज। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले कोरिया के सबसे पहले और यंगेस्ट इंसान हैं। तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। लोगों के बीच तो ऐसे रूमर्स भी हैं कि आप फ्यूचर देख सकते हैं। ये सुन सामने बैठा वो आदमी हंसते हुए बोलने लगा कि फ्यूचर देखने जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन फिर वो सीरियस होकर कुछ देखने लगा। वहां कोने में एक ईगल लेकर खड़ी कोई औरत उसे ही देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कुछ जादुई शक्ति हो। तभी उसके हाथ पे बैठे उस ईगल ने अपने पंख फैला दिए। वो सुनहरी रोशनी फैलाता हुआ उस आदमी के सिर पे उड़ने लगा। वो आदमी भी उसे देख हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपना ध्यान वापस से हकीकत में खींचा। उसके सामने बैठी वो एंकर अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उस बंदे ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ एक आम इन्वेस्टर हूं जिसका लक काम कर गया। तभी धीरे धीरे उसकी आंख खुलने लगती है। वो तेजी से नींद से उठ बैठा। वो गहरी सांस छोड़ते हुए बोलने लगा कि आखिर वो आर्मी वाला ईगल बार बार मेरे सपनों में क्यों आ रहा है। मैं एक अच्छा खासा सपना देख रहा था लेकिन उस ईगल ने सब बर्बाद कर दिया। दरअसल इस बंदे का नाम कांग जिनहू होता है। इसकी उम्र 23 साल है और ये रिसेंटली ही कोरियन आर्मी में अपनी मैंडेटरी सर्विस कंप्लीट करके डिस्चार्ज होने के बाद अनएम्प्लॉयड बैठा है। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से सेमी बेसमेंट 1 रूम अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा से ही इतनी खराब नहीं थी। उसके पास एक रिलायबल फादर थे जो कि एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस चलाते थे। और उसकी माँ जो कि अब पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करती थी, वो भी हमेशा से एक फूल की तरह काइंड और जेंटल हुआ करती थी। जिन्हू ऐसे पेरेंट्स के बीच ग्रीन हाउस के फूल की तरह बड़ा हुआ था। तभी जिन्हू को किसी का मैसेज आया। इसके बाद सीन किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है। जिन्हू वहां रखी एनिमे फिगर्स देखते हुए बोलने लगा कि टेक यू, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बदली। टेक उसे एक बियर देते हुए बोलने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा एनिमे फिगर्स का कलेक्शन डबल हो चुका है। ये सुन जिन्हू बोलने लगा कि तुम्हारा ये कलेक्शन मिडिल स्कूल से ही बढ़े जा रहा है। भला मैं इसमें डिफरेंस कैसे बता सकता हूँ। दरअसल इस बंदे का नाम तेक ग्यू होता है और इसकी उम्र 23 साल है। ये जिन्हू का काफी अच्छा दोस्त होता है। तेक जिन्हू से बोलने लगा कि तुम भी हमेशा की ही तरह भुलक्कड़ हो, तो अब तुम क्या करने वाले हो। जिन्हू ने बताया कि भले ही मैं कंगाल हूं लेकिन कम से कम मेरे पास एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की डिग्री है, इसीलिए मैं ट्यूटरिंग करके अपनी माँ का काम आसान कर सकता हूँ। मैं वापस से यूनिवर्सिटी जाने में कुछ वक्त इंतजार कर सकता हूँ। टेक ने भी ये सुन उससे चीयर्स कर दिया। फिर जिन्होंने टेक से कहा कि पिछली क्रिसमस जब मैं यहाँ नहीं था तब मेरी माँ के साथ डिनर करने के लिए थैंक यू। ये सुन टेक बोलने लगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। वैसे तुम्हारी मिलिट्री लाइफ कैसी थी। जिन्होंने कहा कि जिस बंदे को मिलिट्री से एग्जेम्प्ट कर दिया गया हो उससे इस बारे में बात करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुन टेक बोलने लगा कि लगता है तुम मुझसे जलते हो, तो क्या तुम कुछ ऐसी बात सुनना चाहोगे जिससे तुम्हें और ज्यादा जलन हो। जिन्होंने पूछा कि भला ऐसा तो क्या है। तभी टेक उसके थोड़ा करीब आ गया। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि मुझे अपने बैंक कॉइन का पासवर्ड मिल गया। ये सुन जिन्हू कंफ्यूज हो गया। टेक ने पूछा कि क्या तुम भूल गए, मैंने अपना वो लूटनिया वाला गेम कैरेक्टर बेच दिया था जिसके बदले मुझे कुछ क्रिप्टो करेंसी मिली थी। ये सुन जिन्हू ने सरप्राइज होते हुए पूछा कि क्या तुम उसकी बात कर रहे हो जो 50 वॉन से शुरू होकर 10 लाख वॉन तक ऊपर गया था। उसका पासवर्ड खोने पे तुम रोते हुए बोल रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी ही खत्म हो गई, और क्या अब तुम्हें वो फिर से मिल गया। टेक ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मुझे वो अपने एनिमे फिगर्स के बॉक्स को साफ करते हुए मिला। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसकी वैल्यू अभी कितनी है। पिछले दिन उसकी कीमत पूरे $1,100 थी। ये सुन जिन्हू गिनती लगाते हुए बोलने लगा कि अभी के एक्सचेंज रेट के मुताबिक $1 $1,100 वॉन के बराबर होता है। तो इस हिसाब से $1,100 के होंगे 12 लाख वॉन। ये बोलते हुए जिन्हू एकदम हैरान रह गया। तभी टेक ने उसे उंगली दिखाते हुए बताया कि एक बैंक कॉइन $1,100 कीमत एक बैंक कॉइन की है, ना कि टोटल। ये सुन जिन्हू ने याद करते हुए कहा कि तुम्हारे पास टोटल 11,000 बैंक कॉइन है, राइट।
इतना बोल वो उसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने लगा। तभी वो सरप्राइज हो गया। उसकी टोटल वैल्यू जानकर उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाते हुए बोलने लगा कि ये तो पूरे 12 मिलियन डॉलर होते हैं। उसने चिल्लाते हुए टेक को कमीना बोलते हुए पूछा कि क्या तुम सपना देख रहे हो? टेक ने भी उसे पागल बुलाते हुए पूछा कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुम जल रहे हो तो सीधा बोल दो। मुझे खुद भी ये बात प्रोसेस करने में वक्त लगा था, लेकिन ये सच है। मैं इतना चौंका हुआ हूं कि मैं उस बात पे खुश भी नहीं हो सकता। तभी सामने से जिन्होंने हाथ फैलाते हुए कहा कि मुझे सिर्फ $70,000 दे दो। टेक ने उसे मना कर दिया। जिन्होंने उसे प्लीज बोलते हुए कहा कि सिर्फ $70,000, लेकिन टेक ने उसे फिर से मना कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि मैंने उसे ऑलरेडी एक्सचेंज पे सेल के लिए रख दिया है, और इस ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है कि वो कुछ वक्त और ऊपर जाता रहेगा। ये सुन जिन्हों उसे कंजूस कमीना कहते हुए बोलने लगा कि अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं उस गेम को और ज्यादा सीरियसली खेलता। तभी उसे कुछ याद आया। उसे वो सीन याद आया जहां वो तेक के साथ उस गेम को खेल रहा था। उसे याद कर जिन्हों ने तेक का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा कि कमीने, क्या तुम भूल गए कि उस वक्त तुमने अपने साथ मेरा भी कैरेक्टर बेच दिया था? साले चोर, मुझे मेरा हिस्सा दे। ये सुन टेक ने उससे पूछा कि लेकिन उसमें तुम्हारा कितना हिस्सा था? जिन्हों उसे जवाब देने जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वो उसे देखकर सरप्राइज हो गया। वहां खिड़की के बाहर दीवार पे वही ईगल बैठा हुआ था। उसमें से अभी भी वैसी ही सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो सीधा जिन्हों को ही देख रहा था। जिन्हों उस ईगल को फिर से देखकर हैरान रह गया। तभी वो ईगल उसकी ओर आने लगा। वो सीधा आकर उसके सिर पे उड़ने लगा। जिन्हों भी हैरान बैठा उसे ही देख रहा था। तभी उसके सामने उस गोल्डन रोशनी से कुछ बनने लगा। उस गोल्डन रोशनी से कुछ शब्द बन रहे थे। वो उसकी लिखी हुई बात देखकर सरप्राइज हो गया। तभी टेक ने उसे ऐसे बैठा देख आवाज लगाई। जिन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि माउंटेन हिल क्या है? टेक ने उसे बताया कि ये तो वही एक्सचेंज है जहां मैं अपना बैंड कॉइन ट्रेड कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? जिन्होंने पूछा कि क्या वो एक्सचेंज सेफ है? क्या उसकी बैंकरप्टी के कोई रूमर्स फैल रहे हैं? दरअसल जिन्हों ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि उस ईगल की गोल्डन रोशनी से बने शब्दों ने माउंटेन हिल की बैंकरप्सी की बात लिखी थी। टेक भी उसकी बात सुन कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? भला एक अच्छा खासा एक्सचेंज बैंकरप्ट क्यों होगा? वहीं जिन्हों परेशान होते हुए सोचने लगा कि ये ईगल और वो शब्द तो वैसे ही है जैसा मैंने आर्मी के वक्त देखा था। अगर ये एक हेलुसिनेशन नहीं है तो क्या ये सच है? इतना सोच उसने टेक को आवाज लगाते हुए कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने सारे बैंड कॉइन तुरंत ही बेच दो। ये सुन टेक ने कंफ्यूज होते हुए पूछा कि लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? जिन्होंने उसके पास जाकर डेस्परेट होते हुए कहा कि मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो और उसे बेच दो। टेक भी उसकी बात सुन सोच में पड़ गया। जिन्हों भी सीरियस होकर उसे ही देख रहा था। तभी टेक ने ठीक है बोलते हुए कहा कि मैं सब कुछ बेच दूंगा। वैसे भी मैं बेचने का प्लान कर ही रहा था। मैंने तो अपनी बहन से मेरे लिए एक डॉलर अकाउंट भी सेटअप करवा लिया है। लेकिन एक बार मैं इसे बेच दूं तो मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना। जिन्होंने भी उसे ठीक है कहा। फिर उसने देखा तो वो ईगल और उसके लिखे हुए शब्द गायब हो चुके थे। ये देख वो सोचने लगा कि मुझे वो ईगल और शब्द फिर से दिखाई दिए। ये पक्का कोई हेल्यूसिनेशन नहीं था, वरना मुझे उस एक्सचेंज का नाम कैसे पता चलता जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं है? या फिर क्या मैं पहले उसका नाम सुन रखा होने की वजह से कंफ्यूज्ड था? तभी टेक चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ। ये देख जिन्होंने भी चौंकते हुए पूछा कि क्या हुआ? टेक ने बताया कि माउंटेन हिल्स के सर्वर अभी अभी बंद हो चुके हैं। ये सुन जिन्हों हैरान रह गया। वो परेशान होते हुए पूछने लगा कि तो फिर हमारे कॉइन्स का क्या हुआ? टेक ने उसे अपना फोन दिखाते हुए बताया कि मैंने उसे वक्त रहते ही बेच दिया था। जरा मुझे चेक करने दो कि आखिर चल क्या रहा है। शायद ये सिर्फ कोई सर्वर मेंटेनेंस हो सकता है। वहीं जिन्हों भी उस ईगल की भविष्यवाणी फिर से सच होती देख सोच में पड़ गया। तभी कुछ देख टेक फिर से चिल्ला दिया। उसने बताया कि सर्वर फिर से ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन सारे यूजर्स के अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। ये सुन जिन्हों भौचक्का रह गया। वहीं ऑनलाइन फर्म्स पे भी इस बात को लेकर काफी हल्ला मच रहा था। तभी टेक उसके पास आते हुए बोलने लगा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस की थी कि तुम मुझे सच बताओगे, राइट? आखिर यहां चल क्या रहा है? क्या तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा? जिन्हों उसे जवाब देने में थोड़ा झिझक रहा था। ये देख टेक ने उसे सब सच उगलने को कहा। जिन्होंने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बताया कि शायद मेरे पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी आ चुकी है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां किसी पहाड़ पर ब्लास्ट हो रहा था। दरअसल ये आर्मी की ट्रेनिंग के लिए फायर किया गया मोर्टार था। एक ऑफिसर ने जिन्हों को आवाज लगाते हुए कहा कि इसे ध्यान से देखो। जब तुम बेस पर वापस जाओगे तब तुमसे इस बारे में सवाल पूछे जाएंगे, समझे? जिन्हों ने भी उसे सर बुलाते हुए सैल्यूट करके हाँ में जवाब दिया। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पास के एक पेड़ पे वही ईगल बैठा हुआ था। वो उस गोल्डन ईगल को देख सोचने लगा कि क्या ईगल ऐसे भी दिखते हैं?
तभी उस ईगल ने छलांग लगाकर उड़ना शुरू कर दिया। वो तेजी से उड़ते हुए जिन्हू के सामने से निकल गया। ये देख जिन्हू चौंक गया। वो अपने साथियों से पूछने लगा कि क्या तुम लोगों ने अभी उस ईगल को देखा? ये सुन पीछे से एक बंदे ने पूछा कि कहाँ? जिन्हू ने इशारा करते हुए बताया कि वो अभी अभी हमारे ऊपर से उड़ कर गया। उसके साथी ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। ये सुन जिन्हू पूछने लगा कि आखिर तुम इतना बड़ा ईगल मिस कैसे कर सकते हो? तभी उसे हवा में कुछ सुनहरे शब्द दिखाई देने लगे। उसमें किसी KM-188 नाम की चीज के एक्सप्लोजन के बारे में लिखा था। उसे देख जिन्हू कंफ्यूज होते हुए सोचने लगा कि आखिर ये क्या है? क्या ये कोई आर्टिलरी टेक्नोलॉजी है? तभी उसने देखा कि पास ही कुछ सोल्जर्स मॉर्टर को लोड कर रहे थे। वो लोग उसके अंदर एक शेल डाल रहे थे। जिन्होंने ध्यान से देखा तो इस शेल पे वही नंबर था जो कुछ वक्त पहले उस ईगल के द्वारा लिखा गया था। तभी उसके मुंह के सामने तेज रोशनी चमक उठी। वो अपने आप रिएक्ट करते हुए जल्दी से जमीन पे कूद गया। वो सोल्जर्स जो शेल लोड कर रहे थे वो उनके सामने ही फट चुका था। तभी सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां जिन्हू ये सब बातें तेक को बता रहा था। उसकी बात सुन तेक बोलने लगा कि तुम तो काफी लकी हो। क्या तुम्हारे उस ब्लास्ट के इतना नजदीक होने के बावजूद भी तुम्हें कोई चोट नहीं आई? जिन्हू ने उसे हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि उस एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जान भी गई थी, लेकिन उस मिस्टीरियस वार्निंग के चलते मैं बच गया। ये सुन तेक ने पूछा कि तो फिर मिलिट्री डॉक्टर का क्या कहना था? जिन्हू ने बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि उस एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से मुझे कुछ मेमोरी कंफ्यूजन हुआ होगा। ये सुन तेक बोलने लगा कि ये तो बस फुसलाने वाला आंसर है। खैर, अगर तुमने इस चीज को 2 बार एक्सपीरियंस किया है तो इसका मतलब कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। ये सुन जिन्होंने कंफ्यूज होते हुए पूछा कि चलो मान भी ले कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी तुमने इस बात को इतना आसानी से कैसे मान लिया? सामने से टेक मुस्कुरा दिया। वो बोलने लगा कि मुझे एनिमे से मिले हुए मेंटल फोर्टिट्यूड को भूलो मत। अगर मेरे सामने अभी एक क्यूट सी एल्फ गर्ल आ जाए तो मैं उस पर भी यकीन कर लूंगा। फिर जिन्हू ने कहा कि तो चलो अब प्रैक्टिकल मामलों पे आते हैं। तेक ने पूछा कि कौन सा प्रैक्टिकल मामला? जिन्हू ने बताया कि उस कॉइन में मेरा हिस्सा $1.5 मिलियन का है। ये सुन तेक हैरान रह गया। वहीं जिन्हू सीरियस होते हुए बोलने लगा कि जब तुमने अपना वो लुतनिया कैरेक्टर बेचा था तब उसके साथ ही तुमने मेरा एक लो लेवल कैरेक्टर भी बेचा था। तुम्हें मिले 11,000 बैंड कॉइन में से 1,000 कॉइन्स मेरा हिस्सा है। ये तुम्हारे पास जो $15 मिलियन है उसका 9% होता है। अगर तुमने मुझे वो पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी सारी एनिमे फिगर्स जला दूंगा। तेक भी ये सुन उसे ब्रैड बुलाते हुए बोलने लगा कि उस वक्त तो तुमने मुझे वो ऐसे ही दे दिया था और अब तुम नेगोशिएशंस किए बिना ही मुझे धमकी देने लगे हो। खैर, अगर मैं तुम्हें वो पैसे अभी देना चाहूं तो भी मैं टैक्स वगैरह के इश्यूज के चलते सब कुछ नहीं दे सकता। ये सुन जिन्हू ने कहा कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया ही था। तो अब क्या तुम टैक्स हेवन जैसा कुछ सेटअप करने की सोच रहे हो? ये सुन तेक ने सरप्राइज होते हुए पूछा कि तुम्हें कैसे पता? जिन्हू ने पूछा कि क्या तुम ये बात भूल गए कि मैं कोरियन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा हूं? तेक ने भी ये सुन आगे बताया कि मेरी बहन ने कहा था कि अगर मेरे बैंड कॉइन पे इनकम टैक्स लगा तो मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैक्स देना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने एक US टेरिटरी ऑफ डेला नाम की जगह पे टैक्स हेवन सेटअप किया है और OTK नाम की कंपनी बनाई है। ये सुन जिन्हू ने पूछा कि क्या OTK का मतलब ओताकू होता है? सामने से टेक ने इरिटेट होते हुए बताया कि ये मेरे नाम ओ तेक ग्यू का शॉर्ट फॉर्म है। फिर वो खुश होते हुए बोलने लगा कि अब सिर्फ पूरी जिंदगी आराम करते हुए जीना ही बचा है। ये सुन जिन्हू ने कहा कि तुम अब तक यही तो करते आ रहे हो। ये सुन तेक ने पूछा कि क्या तुम्हें गेम आइटम्स ट्रेड करके जीना आसान लगता है? क्या तुम भूल गए कि बैंड कॉइन भी उसी का नतीजा है? जिन्हू ने भी उसकी बात से अग्री किया। फिर तेक ने कहा कि खैर, अब इस बात को लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। $15 मिलियन में से तुम्हारा हिस्सा है $1.5 मिलियन। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें वो पैसे ट्रांसफर जरूर करूंगा। और ऐसे ही आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी फ्यूचर देखने की एबिलिटी और लॉयल दोस्त की वजह से जिन्हू के पास $1.5 मिलियन आ जाते हैं। इसके बाद सीन किसी KH नाम की बैंक पे शिफ्ट होता है। वहां से बाहर निकलते हुए जिन्हू अपनी पासबुक में $7 लाख का डिपॉजिट देख काफी खुश हो रहा था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां तेक उससे बोल रहा था कि इतना जल्दी सेलिब्रेट मत करने लगो। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं अभी तुम्हें तुम्हारा पूरा हिस्सा तुरंत ही नहीं दे सकता, राइट? जिन्हू ने भी उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि तुम मुझे जो पैसे दे रहे हो वो एक गिफ्ट माना जाएगा। इसका मतलब कि वो पैसे उस टैक्स हेवन से कोरिया में ट्रांसफर होते ही उस पर 20% टैक्स लगेगा और जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतना ही प्रोग्रेसिव टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। तेक ने भी उसे थम्स अप दिखाते हुए कहा कि तुम सब कुछ जानते हो। मैं तुम्हें पहले $7 लाख दूंगा और फिर मेरी बहन के थ्रू तुम्हें बाकी के $8 लाख ट्रांसफर करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा, इसलिए तुम थोड़ा इंतजार करना। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां जिन्हू बैंक से निकलते हुए मन ही मन रिक्वेस्ट कर रहा था कि कहीं ये कोई सपना ना हो।
फिर वो अपने घर की ओर जाते हुए सोचने लगा कि मुझे इन पैसों से सबसे पहले क्या करना चाहिए। शायद मैं अपनी माँ को कुछ वक्त के लिए काम ना करने में मदद करूंगा और उनके लिए कुछ नए कपड़े खरीदूंगा। ये सब सोचते हुए वो एक बड़े से मॉल के बाहर पहुंच गया। वो उस मॉल के अंदर एंटर हो गया। वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा कि अब मैं शॉपिंग की शुरुआत कहाँ से करूं? तभी उसे पास ही की शॉप से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वहां पर काफी सारी भीड़ जमी हुई थी। जिन्होंने वहां जाकर देखा तो कोई लेडी चिल्लाते हुए बोल रही थी कि अपने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी वेबसाइट पे कंप्लेंट पोस्ट कर दूं। उसने अपने सामने खड़ी औरत को आंटी बोलते हुए गुस्से से पूछा कि क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि ये शूज कितने के हैं? अगर तुम फ्लोर्स पे 1000 बार पोछा लगाओ तब भी तुम इसे नहीं खरीद पाओगी। सामने से एक बंदे ने झुकते हुए उससे माफी मांगी। फिर वो अपने पीछे खड़ी औरत को आंटी बुलाते हुए गुस्से से पूछने लगा कि तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी से अपने घुटनों पे बैठो। तभी कुछ देखकर जिन्हू हैरान रह गया। अपने सामने का नजारा देख उसे खुद की आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसकी माँ यहाँ क्या कर रही है। तभी वो लेडी अपना पैर आगे करते हुए गुस्से से पूछने लगी कि तुम अपने घुटनों पे गिरोगी या क्या इन जूतों के पैसे दोगी? उस मैनेजर ने भी इरिटेट होते हुए जिन्हू की माँ से पूछा कि क्या तुम वाकई में जॉब से निकाल दिया जाना चाहती हो? अभी के अभी कस्टमर से माफी मांगो। जिन्हू भी अपनी माँ को उस आउटफिट में देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे बोला था कि वो किसी डिपार्टमेंट स्टोर के कॉल सेंटर पे काम करती है। उसकी माँ भी काफी परेशान लग रही थी। वो ना चाहते हुए भी उस लेडी से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठने लगी। तभी पीछे से जिन्हू ने आकर उन्हें रोक लिया। वो उन लोगों से पूछने लगा कि भला इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है जो तुम किसी से घुटनों के बल गिरने को बोल रही हो? जरा हमें भी तो बताओ। जिन्हू को वहां देख उसकी माँ ने शर्म के मारे अपना मुंह फेर लिया। वहीं वो लेडी चिल्लाते हुए जिन्हू से पूछने लगी कि तुम इसमें अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? क्या तुम इसके बेटे हो? जिन्हू ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैं इनका बेटा हूं। ये सुन उसकी माँ सरप्राइज हो गई। वो उन लोगों से मना करते हुए बोलने लगी कि ये लड़का मुझे नहीं जानता। तभी जिन्हू ने उसे माँ बुलाते हुए पूछा कि क्या आप मुझसे एम्बेरेस्ड हैं? क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल भी एम्बेरेस्ड नहीं हूं। वहीं वो मैनेजर और लेडी भी जिन्हू के उस औरत को माँ बुलाने पर चौंक गए। फिर जिन्हू ने उनसे पूछा कि तो अब बताओ कि आखिर यहां चल क्या रहा है? सामने से वो लेडी उसकी माँ की ओर इशारा करते हुए बोलने लगी कि इस औरत के पोछे ने मेरे जूतों को टच कर लिया। वहां खड़े बाकी लोग भी ये सारा तमाशा देख रहे थे। तभी जिन्हू इरिटेट होते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछने लगा कि क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम किसी की माँ को घुटनों के बल गिरने को बोल रही हो? वो लेडी भी उसकी बात सुन थोड़ा परेशान हो गई। फिर वो अपने जूते दिखाकर चिल्लाते हुए पूछने लगी कि क्या तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत क्या है? ये पूरे $500 के हैं। तभी जिन्हू ने उसकी ओर कुछ पैसे बढ़ाते हुए कहा कि ये लो $500। अब या तो ये पैसे लेकर मेरी माँ से माफी मांग के निकल जाओ या फिर अपने कीमती जूते रखकर यहां से खाली हाथ चलती बनो। वैसे भी अभी तुम्हें लोगों के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो क्या कम से कम पैसे लेना बेहतर नहीं होगा? ये सुन वो लेडी फ्रस्ट्रेट हो गई। जिन्होंने पूछा कि क्या मुझे इन पैसों को जमीन पे फेंक देना चाहिए ताकि तुम घुटनों के बल गिरकर उन्हें उठा सको? वो लेडी भी ये सुन काफी गुस्सा हो गई। फिर उसने जैसे तैसे सॉरी बोलते हुए पूछा कि इतना काफी रहेगा, राइट? इतना बोल। उसने जिन्हू के हाथ से पैसे झपट लिए। वो वहीं खड़ी उन पैसों को गिनने लगी। तभी जिन्हू ने उस मैनेजर को आवाज लगाई। उसने मैनेजर से इशारा करते हुए कहा कि प्लीज इस लेडी के जूते याद रख के कलेक्ट कर लेना। वो मेरे हैं क्योंकि मैंने उसे पैसे देकर खरीदा है। अगर मुझे ये अगले दिन तक नहीं मिले तो मैं उसके चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दूंगा। उस मैनेजर ने भी उसे ठीक है कहा। वो लेडी भी उसकी बात सुन सरप्राइज हो गई। वहीं जिन्हू अपनी माँ के साथ वापस जाने लगा। तभी पीछे से वो लेडी उसे आवाज लगाते हुए पूछने लगी कि तुम इतना पैटी क्यों बन रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि तुम इन जूतों को वाकई में पहनने वाले हो। जिन्हू भी ये सुन मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि शायद मुझे वाकई में इन जूतों की कोई जरूरत नहीं है, तो शायद मैं इसे अगले दिन कचरे में फेंक दूंगा। वैसे मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया आंटी। ये सुन वो लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो भड़कते हुए बोलने लगी कि मैं कोई आंटी नहीं हूं। वो मैनेजर भी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें थोड़ी देर बाद बाहर स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्हू अपनी माँ के साथ वापस घर जा रहा था। उसकी माँ परेशान होते हुए बोल रही थी कि अगर मैं वापस जाकर बात करूं तो शायद अभी भी इसे फिक्स किया जा सकता है। तभी जिन्हू ने पूछा कि कब से? उसकी माँ ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है। तभी जिन्हू ने उन्हें गले लगा लिया। उसने कहा कि मेरे पूछने का मतलब ये था कि आप इतनी पतली कब से होने लगी? उसकी माँ ने भी मुस्कुराते हुए पूछा कि मैं कहाँ पतली हो रही हूँ? ये तो मैं पहली बार ऐसी किसी चीज से गुजर रही हूँ। ये सुन जिन्हू बोलने लगा कि अब से आपको ऐसी जगह काम करने की कोई जरूरत नहीं है जहां आपको इस तरह से ट्रीट किया जाता हो। अब से मैं हर चीज संभाल लूंगा। ये सुन उसकी माँ भी हैरान रह गई। फिर उन्होंने जिन्हू का गाल सहला दिया। वो पूछने लगी कि मेरा जिन्हू इतना बड़ा कब हो गया? इसके बाद सीन किसी रेस्टोरेंट पे शिफ्ट होता है।
जिन्हों के सारी बात एक्सप्लेन करने पे उसकी माँ पूछने लगी कि भला ये बैंड कॉइन क्या चीज़ है और वो इतना महंगा क्यों है। जिन्होंने बताया कि इसे एक तरह से कोई गेम आइटम समझ लो, इसलिए अब आपको कॉलेज फीस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। ये सुन उसकी माँ ने तुरंत ही उसकी बात को नॉनसेंस बोलते हुए कहा कि वो पैसे तुम्हारे हैं। मैंने तुम्हारे वापस कॉलेज अटेंड करने की फीस ऑलरेडी इकट्ठा कर रखी है। अभी तुम अपने पैसे बचाओ और अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करो। जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उस बारे में मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए चलो सबसे पहले घर बदल लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको जो खांसी हो रही है वो हमारे घर की वजह से ही हो रही है। ये सुन उसकी माँ ने कहा कि उस बारे में चिंता मत करो। जिन्होंने हंसते हुए बताया कि ये मेरे पैसे हैं और मैं उसे कुछ अच्छी चीज के लिए ही यूज करूंगा। उसकी माँ भी ये सुन बोलने लगी कि तुम अपने फादर की तरह ही जिद्दी हो। तभी जिन्हू को तेग का कॉल आ गया। उसके कॉल उठाने पे तेग चिल्लाते हुए बोलने लगा कि एक इमरजेंसी आ गई है। ये सुन जिन्हू ने पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं अभी अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा हूँ। सामने से टेक ने बताया कि वो यहाँ आ चुकी है। जिन्हू ने पूछा कि कौन। टेक ने बताया कि मेरी बहन कोरिया वापस आ चुकी है। फिर हमें कुछ वक्त बाद किसी शिलोन नाम की होटल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कोई लड़का किसी चीज को देख इंप्रेस होते हुए अपने दोस्त को उस तरफ देखने को बोल रहा था। वहां खड़े सारे लोग एक अतरंगी सी कार देखकर इंप्रेस हो रहे थे। उस कार के चारों ओर लोली एनिमे कैरेक्टर्स के स्टिकर लगे हुए थे। दरअसल ये कार टेक की होती है। उसके पास बैठा जिन्हों एम्बैरेसमेंट के मारे अपना मुंह छिपाते हुए मन ही मन उसे गालियां दे रहा था। इसके बाद वो लोग होटल के अंदर जाने लगे। टेक जिन्हों की बातें सुन पूछ रहा था कि मेरे तुम्हें यहां सेफली लाने के बावजूद भी तुम मुझे खरी खोटी क्यों सुना रहे हो। जिन्होंने इरिटेट होते हुए उससे कहा कि तुम अपनी इस वीब की दुनिया में मुझे मत खींचा करो। ये सुन तेक ने पूछा कि भला मेरी दुनिया में क्या दिक्कत है। तभी किसी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा कि तुम 3 मिनट लेट हो। तेक भी वो आवाज सुन सरप्राइज हो गया। दरअसल ये उसकी बहन ह्यूनजू होती है। उसने जिन्हू को भी साथ आया देख उसे भी ग्रीट किया। जिन्हू ने भी उसे ग्रीट करते हुए उसका हालचाल पूछा। फिर थोड़ी देर बाद होटल के अंदर बैठकर बात करते हुए ह्यूनजू ने जिन्हू से पूछा कि क्या अब तुम मिलिट्री से डिस्चार्ज हो चुके हो। जिन्हू ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूनजू ने पूछा कि तुम अब तक कॉलेज वापस नहीं गए, राइट? तो फिर जब तुम ग्रेजुएट हो जाओ तब मेरे साथ गोल्डन गेट कंपनी में आकर काम करना कैसा रहेगा। जिन्हू भी उसकी बात सुन हंसते हुए बोलने लगा कि अगर वैसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मुझे ले तो मैं तुरंत ही चला जाऊं। फिर उसने देखा कि ह्यूनजू सीरियस होकर कुछ सोच रही थी। ये देख उसने ह्यूनजू से पूछा कि क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। ह्यूनजू ने तेक को आवाज लगाते हुए बताया कि मैंने माउंटेन हिल की बैंक्रप्सी के बारे में सुना। क्या सब कुछ ठीक है। सामने से टेक ने हंसते हुए बताया कि किस्मत से मैंने सब कुछ वक्त रहते ही बेच दिया था। ये सुन ह्यूनजू सरप्राइज हो गई। वो पूछने लगी कि क्या तुमने वो सब कुछ बेच दिया। टेक ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैंने वो सब कुछ OTK कंपनी अकाउंट में रखा हुआ है। वो पूरे $12 मिलियन है। ये सुन ह्यूनजू सोच में पड़ गई। फिर उसने भी चैन की सांस ली। ये देख जिन्हू सोचने लगा कि लगता है ये काफी चिंतित थी। फिर उसने उन लोगों के सामने एक कागज रख दिया। उसने बताया कि ये गोल्डन गेट के गैंगनम ब्रांच मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर तुम काफी सारे पैसे यहाँ के डोमेस्टिक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहो तो इसे कॉन्टैक्ट कर देना। ये सब कुछ संभाल लेगा। वो मेरी स्कूल का सीनियर है, इसलिए उसे बोल देना कि तुम ह्यूनजू के छोटे भाई हो और वो तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि तुम उसे धीरे धीरे बेचोगे, तो फिर तुमने सब कुछ एक साथ ही क्यों बेच दिया। ये सुन तेक चौंक गया। वो बहाना बनाते हुए बोलने लगा कि वो तो बस मुझे ऐसे ही उसे बेचने की फीलिंग आ रही थी। वैसे क्या तुम यहाँ मेरी वजह से आई हो। ह्यूनजू ने ना में जवाब देते हुए बताया कि मैं यहाँ एक एक्विजिशन कंपनी का काम निपटाने आई हूँ, इसलिए मैं तकरीबन 10 दिन तक यहाँ रहूंगी। 10 दिन की बात सुन तेक थोड़ा परेशान हो गया। ये देख ह्यूनजू ने पूछा कि क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है। ये सुन टेक डरते हुए बोलने लगा कि नहीं, मैं तो काफी खुश हूं। ह्यूनजू ने उसे ऊपर की ओर इशारा कर बताया कि मैं यहीं रुकने वाली हूं। तेक ने भी इंप्रेस होते हुए पूछा कि क्या इतनी महंगी होटल में। ह्यूनजू ने बताया कि कंपनी के सारे लोग यहीं साथ रहने वाले हैं। खैर, वैसे भी इसके पैसे कंपनी दे रही है। ये सुन जिन्हू सोचने लगा कि यहां रुकने के तो कम से कम दिन के $500 लगते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज अलग ही लेवल पे हैं। तभी कॉल आने पे ह्यूनजू तुरंत ही वापस आने का बोल साइड में जाने लगी। उसके जाने के बाद टेक जिन्हू से पूछने लगा कि क्या मेरी बहन के एटीट्यूड से तुम्हें डर नहीं लगता। जिन्हू ने कहा कि वो एटीट्यूड तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। ये सुन टेक उसे गालियां देने लगा। तभी ह्यूनजू ने वहां वापस आते हुए बताया कि ये कॉल ओपेक की मीटिंग के स्केड्यूल के बारे में था। ये सुन टेक पूछने लगा कि ये तो वही ऑयल फैक्ट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? इतना बोल वो सोचने लगा कि लेकिन साला इसमें फैक्ट्री का F क्यों नहीं है।
वहीं जिन्हू ने ह्यूंजू से पूछा कि तो फिर ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की मीटिंग होगी, राइट? ह्यूंजू ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की मीटिंग का रिजल्ट परसों अनाउंस किया जाएगा। उसके इतना बोलते ही जिन्हू को अपने सामने वो सुनहरा ईगल बैठा दिखाई दिया। जिन्हू फिर से उस ईगल को देख सरप्राइज हो गया। तभी वो ईगल आकर उसके सिर पे उड़ने लगा। वो फिर से गोल्डन रोशनी से कुछ बनाने लगा। जिन्हू भी परेशान होते हुए सोच रहा था कि इस बार क्या होगा। तभी उस गोल्डन रोशनी से उभर कर कुछ शब्द बाहर आए जिसमें लिखा था कि ओपेक की मीटिंग में ऑयल प्रोडक्शन की कटौती पे अग्रीमेंट कर लिया जाएगा। तभी उसे ऐसे ख्यालों में खोया देख ह्यूंजू ने आवाज लगाते हुए पूछा कि क्या तुम ठीक हो? जिन्हू ने भी उससे माफी मांगते हुए बताया कि मैं तो सिर्फ कुछ सोच रहा था। ये सुन ह्यूंजू पूछने लगी कि तुम हमेशा तेग का ख्याल रखते हुए थक जाते होंगे, राइट? जिन्हू ने भी हंसते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। तेग भी उनकी बातें सुन चिढ़ गया। तभी जिन्हू ने ह्यूंजू को आवाज लगाते हुए पूछा कि इस बार ओपेक की मीटिंग किस लिए हो रही है। ह्यूंजू ने बताया कि वो लोग अभी ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करने के लिए कुवैत में मीटिंग कर रहे हैं। ये सुन जिन्हू हैरान होते हुए सोचने लगा कि ये तो अभी मैंने जो देखा वही है। वहीं तेक ने भी सोचते हुए पूछा कि क्या ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। ह्यूंजू ने बताया कि जिस तरह फाइनेंशियल एसेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं, उसी तरह फिजिकल एसेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑयल और गोल्ड होते हैं। दुनिया के 3 सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से अमेरिका ओरिजिनली एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन उनका प्रोडक्शन उनकी डोमेस्टिक डिमांड से काफ़ी कम है। इसीलिए एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होने के बावजूद भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। लेकिन शेल गैस और शेल ऑयल के डेवलपमेंट के साथ अमेरिका एक नए सप्लायर के तौर पर उभर कर आ रहा है। उसे एक शेल रेवोल्यूशन कहना गलत नहीं होगा। दरअसल यहाँ पर जिस शेल ऑयल की बात की जा रही है वो कन्वेंशनल ऑयल से अलग होता है। जो अरब कंट्रीज और रशिया में ऑयल निकाला जाता है वो कन्वेंशनल ऑयल होता है, जो कि यहाँ इमेज में राइट साइड जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है उस मुताबिक एक जगह इकट्ठा होता है। इसलिए उसे निकालना काफी आसान रहता है। जबकि शेल ऑयल इस तरह से एक जगह इकट्ठा नहीं होता, बल्कि एक बड़े से पत्थर यानी कि शेल के अंदर ट्रैप होता है, जैसा कि यहाँ इमेज में सबसे नीचे ब्लैक लाइन में दिखाया गया है। इसलिए उसे निकालने के लिए उस पत्थर को तोड़ना पड़ता है, जो कि काफी मुश्किल है। अमेरिका इसी शेल ऑयल को निकालने की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। ओपेक की मेंबर कंट्रीज जैसे कि अरब के देशों से जो ऑयल निकलता है वो कन्वेंशनल ऑयल होता है। वहीं ह्यूंजू ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि लेकिन शेल ऑयल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ही तकरीबन एक बैरल के $45 जितना होता है। इसलिए अगर ऑयल की कीमत प्रति बैरल के $50 से कम हो जाए तो आधे से भी ज्यादा कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी। इसलिए ओपेक की मेंबर कंट्रीज ने जल्दबाजी में कई सारी मीटिंग्स की थी ताकि प्रोडक्शन कम किया जा सके। लेकिन उन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के पर्सनल इंटरेस्ट्स इतने उलझे हुए हैं कि सारी मीटिंग्स आखिर में नाकाम हो जाती है। ये सुन जिन्होंने पूछा कि तो फिर तुम्हारे हिसाब से इस मीटिंग का रिजल्ट क्या होगा। ह्यूंजू ने बताया कि ये ऑब्वियस है कि वो लोग फिर से अग्रीमेंट करने में नाकाम रहेंगे। वो लोग अभी मुश्किल से प्रति बैरल के $60 मेंटेन कर रहे हैं, और अगर ये मीटिंग भी नाकाम रही तो उसकी कीमत $50 से भी नीचे चली जाएगी। ये सुन जिन्होंने पूछा कि लेकिन क्या होगा अगर उन लोगों ने अग्रीमेंट सक्सेसफुली कर लिया। ह्यूंजू ने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो ऑयल की कीमत स्काई रॉकेट कर जाएगी और मार्केट काफी खुश होगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी कम है। ये सुन जिन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ पूछा कि लेकिन क्या होगा अगर इस बार उन लोगों ने अग्रीमेंट सक्सेसफुली कर लिया। ह्यूंजू भी उसकी बात सुन सरप्राइज हो गई। वो पूछने लगी कि तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा कुछ होगा। जिन्हू को भी अपनी गलती रियलाइज हुई। वो बात टालते हुए बोलने लगा कि मैं तो बस इतना ही सोच रहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो काफी अच्छा रहता। ह्यूंजू ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन उम्मीद और प्रिडिक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसके बाद सीन रास्ते पे शिफ्ट होता है। तेक और जिन्हू होटल से वापस जा रहे थे। कार में बैठा जिन्हू सोच रहा था कि अगर मेरे सोचे मुताबिक ओपेक का अग्रीमेंट हो गया तो ऑयल की कीमत काफी बढ़ जाएगी। तो कैसा रहेगा अगर मैं ऑयल एडवांस में ही खरीद लूं। अगर फ्यूचर में ऐसा वाकई में हुआ तो मैं सिर्फ एडवांस में ऑयल खरीदकर काफी सारे पैसे बना सकता हूं, राइट? मैंने मोटर का एक्सप्लोजन भी प्रिडिक्ट किया था और फिर माउंटेन हिल की बैंक्रप्सी भी प्रिडिक्ट की। इसलिए इस प्रिडिक्शन के भी सही होने का काफी चांस है। लेकिन दिक्कत है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। मैंने कुछ वक्त पहले ही घर की लीज साइन की थी और मैं $70,000 अपनी माँ को देने वाला हूँ। इसलिए अब मैं अपने अकाउंट में पड़े $2 लाख और टेक के अकाउंट में पड़े बाकी के $7 लाख ही यूज कर सकता हूँ। क्या मुझे वो सारे पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए? तभी टेक ने उसे आवाज लगाई। उसने जिन्हू से पूछा कि क्या मेरी बहन से बात करते वक्त तुमने वो चीज फिर से देखी? ये सुन जिन्हू ने कहा कि तुम सब समझ जाते हो। उसकी बात सुन टेक हंसते हुए बोलने लगा कि तुमने उसे फिर से देखा, राइट? इस बार तुमने क्या क्या देखा, मुझे जल्दी से बताओ। तभी जिन्हू के दिमाग में कुछ बात आई।
वो तेक को देख सोचने लगा कि उस मेथड के बारे में तो मैं भूल ही गया था। फिर थोड़ी देर बाद जिन्हू की सारी बात सुनकर तेक पूछने लगा कि तो तुमने ये प्रिडिक्ट किया है कि ओपेक ऑयल प्रोडक्शन में कटौती पे एग्रीमेंट कर लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ऑयल की कीमत बढ़ेगी और इसलिए तुम एडवांस में ही ऑयल खरीदना चाहते हो, राइट? जिन्होंने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मुझे खुशी हुई कि तुम इसे मेरी उम्मीद से भी जल्दी समझ गए। फिर तैक ने पूछा कि लेकिन हम ऑयल खरीदेंगे कैसे? क्या तुम घर पे ऑयल के ड्रम्स इकट्ठा करोगे? जिन्होंने उसे रास्ते पे ध्यान देने को बोला। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग टेक के घर पहुंच जाते हैं। जिन्हू कंप्यूटर पे कुछ देखते हुए बोलने लगा कि ह्यूंजू के कहे मुताबिक ही WTI प्रति बैरल के मुश्किल से $60 मेंटेन कर रहा है। ये सुन टेक ने पूछा कि क्या ये उतना ज्यादा सीरियस है? मेरी बहन की एक्सप्लेनेशन सुनकर मुझे वो उतना भी इम्पैक्टफुल नहीं लगा। जिन्होंने उसे बताया कि ऑयल सिर्फ गाड़ी में भरवाने के लिए ही नहीं होता, उसे कई इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसलिए ऑयल की कीमत इंक्रीज होने पर प्रोड्यूसर की कीमत को भी काफी इफेक्ट होता है। तुम्हारे अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं? तेक ने बताया कि मैं $3.5 लाख भेज रहा हूं और अब मेरे पास $1.20 लाख बचे हैं, जिसमें से 7 लाख तुम्हारे हैं। फिर वो मुस्कुराकर अपने फोन पे कुछ ढूंढते हुए पूछने लगा कि उसका नाम WTI था, राइट? उसे कहाँ खरीदना होता है? जिन्हों ने बताया कि न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज पे। लेकिन तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन क्या मुझे $3 लाख लगाने चाहिए? ये सुन तेक ने कहा कि तो फिर चलो इसे साथ में खरीदते हैं। जिन्होंने पूछा कि तुम कितने का खरीदना चाहते हो? टेक ने बताया कि 1 करोड़ का। जिन्होंने पूछा कि 1 करोड़ वॉन? टेक ने बताया कि $1 करोड़। ये सुन जिन्हू गुस्सा होते हुए बोलने लगा कि ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, क्या तुम पागल हो गए हो? सामने से टेक ने पूछा कि तो फिर $50 लाख कैसा रहेगा? ये सुन जिन्हू फिर से गुस्सा होते हुए पूछने लगा कि क्या इतने सारे पैसे पाकर तुम पागल हो गए हो? ये कोई पक्की बात नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रेडिक्शन ही है। टेक ने पूछा कि लेकिन तुमने तो बोला था कि तुमने इसका भविष्य देखा था। ये सुन जिन्हू ने पूछा कि वो पक्की प्रेडिक्शन कब से हो गई? सामने से टेक हाथ उठाते हुए बोलने लगा कि तो फिर $30 लाख, मैं इससे कम नहीं खरीदूंगा। जिन्हू ने भी इरिटेट होते हुए कहा कि तुम्हें जो करना है करो। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि मार्केट ऑलरेडी ओपेक की मीटिंग का नाकाम होना प्रिडिक्ट कर रहा है, जो ऑयल की कम हो रही प्राइस से देखा जा सकता है। ऑयल की कीमत ऑलरेडी जितना हो सके उतना कम हो चुकी है, इसलिए अगर मेरी प्रिडिक्शन के विपरीत ओपेक की मीटिंग वाकई में नाकाम हो गई तो भी ऑयल की कीमत ज्यादा कम नहीं होगी। अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई तो मैं थोड़ा नुकसान झेलकर उसे बेच दूंगा। मैंने इस पे कोई ज्यादा रिसर्च नहीं की और ये सब कुछ अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन पे आधारित है। अब मुझे सिर्फ यहां से कुछ क्लिक्स ही करने हैं। इतना सोच वो तेजी से इन्वेस्टमेंट करने में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद तेक उससे पूछने लगा कि क्या तुमने ऑयल खरीद लिया? जिन्होंने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन टेक ने पूछा कि अब नेक्स्ट क्या करना है? जिन्होंने बताया कि हमें ओपेक की मीटिंग खत्म होने का इंतजार करना होगा। इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि ये वाकई में इंसेन है। इसके बाद सीन कुछ वक्त बाद किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है। जिन्होंने $85,000 के डिपॉजिट के साथ एक 2 रूम के विला का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। हालांकि वो बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, लेकिन वॉलपेपर और फ्लोर नया होने की वजह से घर के अंदर का इंटीरियर क्लीन था। जिन्होंने सामान सेट करते हुए अपनी माँ से पूछा कि क्या आपको ये घर पसंद आया? उसकी माँ ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि इसमें 2 कमरे हैं और उजाला भी काफी है, ये वाकई में अच्छा है। ये सुन जिन्होंने मन ही मन कहा कि अगर मैंने और ज्यादा पैसे खर्चे होते तो हमें और बेहतर घर मिल सकता था, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। तभी सामान सेट करते हुए जिन्हू की माँ को कोई चीज मिली। ये उनकी फैमिली पिक्चर होती है। जिन्हू उसे देख सोचने लगा कि जैसे जैसे हमारे मूव करने पे घर छोटे होते गए, वैसे वैसे जगह कम होने की वजह से मेरे फादर की चीजों ने अपनी जगह खो दी। इस बॉक्स के अंदर की चीजें मेरे फादर की है, जो कि मेरी माँ आखिर तक नहीं फेंक सकी। मेरी माँ का हमेशा से एक सिंगल फैमिली हाउस ओन करने का सपना था। उसे पूरा करने के लिए मेरे फादर ने एक जमीन खरीदकर उस पर घर बनवाया। हमारी फैमिली की ज्यादातर यादें उसी जगह से जुड़ी हुई है। ये सब सोचते हुए जिन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या आप अभी भी कुछ बार फादर के बारे में सोचती हैं? उसकी माँ ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन उन्होंने हमें काफी जल्दी छोड़ दिया। अगर वो अभी जिंदा होते तो वो ऐसे दिन देख पाते। इतना बोलते हुए वो इमोशनल हो गई। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए जिन्हू से कहा कि मैं घर को एक बार और साफ कर देती हूँ, तब तक तुम अपने रूम में जाओ और सामान सेट करना शुरू कर दो। जिन्हू ने भी उन्हें ठीक है कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो सामान देखते हुए बोलने लगा कि हमें कुछ चीजें तुरंत ही खरीदनी होगी, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, डाइनिंग टेबल और बेड। हमें सब कुछ नया खरीदना होगा। फिर वो अपनी माँ की ओर जाते हुए बोलने लगा कि आप भी कुछ वक्त के लिए काम से छुट्टी ले लीजिए। ये सुन उसकी माँ ने कहा कि मैं अच्छी खासी हेल्थी हूँ, तो भला मैं ऐसे घर पे कैसे बैठ सकती हूँ?
जिन्हों ने कहा कि तो फिर 3 महीने कैसा रहेगा? उसकी माँ ने भी उसकी बात मान ली। तभी जिन्हों ने उनकी ओर एक बैंक सील बढ़ाते हुए कहा कि मैंने इस अकाउंट में $70,000 डाल रखे हैं, आप इसे जो चाहे उसके लिए यूज करना। $70,000 की बात सुन उसकी माँ सरप्राइज हो गई। फिर वो उसे पीटते हुए पूछने लगी कि क्या तुम पैसे मिलने पे ऐसे किसी को भी बांटते फिरोगे? जिन्हों ने कहा कि मैं किसी को भी थोड़ी ना बांट रहा हूं, आप तो मेरी माँ हैं। उसकी माँ ने बताया कि मेरे पास मेरी सेविंग्स है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम इसे बचाकर रखो और उसे बाद में अपना घर खरीदने या शादी के फंड्स के लिए यूज करना। लेकिन जिन्होंने फिर भी वो अकाउंट अपनी माँ को देते हुए कहा कि ऐसा समझ लो कि मैं इसे अभी के लिए आपको संभालने के लिए दे रहा हूं। उसकी माँ ने भी उसे ठीक है बोलते हुए कहा कि तुम अपने फादर की ही तरह जिद्दी हो। फिर जिन्हों मन ही मन सोचने लगा कि मेरी माँ को $70,000 देने के बाद भी मेरे अकाउंट में $2 लाख बचे हैं, जिसमें से $70,000 का टैक्स देना होगा। लेकिन तेग के पास अभी भी मेरे $7 लाख बाकी है। उसके साथ मुझे अगले 20 साल तक चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या पैसे बनाना हमेशा से ही इतना आसान था? तभी किसी ने चिल्लाते हुए जिन्हों की माँ को आवाज लगाकर कहा कि मैं आ गया। जिन्हों की माँ भी तेग को देख पूछने लगी कि क्या तुमने खाना खाया? तेग ने उन्हें ना में जवाब दिया। वो अपना लाया हुआ सामान जिन्हों को पकड़ाते हुए बोलने लगा कि घर का सामान मूव करने के दिन तो खाना बाहर का ही खाया जाता है। ये वाली ट्रीट मेरी तरफ से, मैं खाना बाद में ऑर्डर कर दूंगा। तभी जिन्हों उसके लाए हुए सामान को देख मुंह बनाते हुए पूछने लगा कि क्या इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी तुम हाउस वार्मिंग की गिफ्ट के तौर पे सिर्फ कुछ टिश्यू पेपर ही लाए हो? ये सुन तेक ने पूछा कि तो फिर मुझे क्या लाना चाहिए था? जिन्होंने सीरियस स्माइल देते हुए कहा कि कुछ मॉडेस्ट, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर टीवी। ये सुन तेग जिन्हों की माँ को आवाज लगाते हुए बोलने लगा कि जिन्हों मुझसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता करते हुए जिन्हों ने बताया कि मैंने न्यूज में देखा था कि माउंटेन हिल पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। ये सुन तेग बोलने लगा कि उसके बारे में तो बात भी मत करो, उसकी वजह से तो काफी हल्ला मचा हुआ है। माउंटेन हिल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था। उसकी हैकिंग से हुआ नुकसान कई करोड़ डॉलर से लेकर $1 अरब तक का हो सकता है। कानून के हिसाब से देखा जाए तो उस नुकसान की भरपाई करना माउंटेन हिल की जिम्मेदारी है, लेकिन उसका स्केल सिर्फ एक एक्सचेंज के लिए हैंडल कर पाने के लिए काफी ज्यादा बड़ा था। इसलिए आखिरकार माउंटेन हिल ने बैंक्रप्सी अनाउंस कर दी। ये सुन जिन्हों ने पूछा कि तो फिर उन इन्वेस्टर्स का क्या होगा जिन्होंने बेंटकॉइन में पैसे लगाए थे? तेक ने पूछा कि और क्या ही होगा, वो सब कंगाल हो चुके हैं। अगर ऐसा कुछ किसी बैंक के साथ होता तो गवर्नमेंट आगे आकर उसकी भरपाई करने के लिए मेजर्स लेती। लेकिन बेंटकॉइन की कोई गवर्निंग बॉडी ना होने की वजह से ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कुछ सोल्यूशन या नुकसान की भरपाई कर सके। लेकिन तुम वाकई में अमेजिंग हो, तुमने माउंटेन हिल की बैंक्रप्सी ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर ली। जिन्होंने कहा कि यह शायद लक भी हो सकता है। ये सुन तेक बोलने लगा कि कुछ भी सिर्फ किस्मत से नहीं होता। जिन्होंने भी उसकी बात सुन सीरियस होते हुए पूछा कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है? सामने से टेक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगा कि ये एक मुसीबत के वक्त अवेकन होने वाली सुपर पावर है। सुपर हीरोज ऐसे ही पैदा होते हैं। ये सुन जिन्होंने पूछा कि क्या तुम पागल हो? मैं ही पागल हूं जो तुमसे कुछ सेंस की उम्मीद कर रहा था। तभी तेक जोर की ताली बजाते हुए बोलने लगा कि ऑरेकल आई। चलो तुम्हारी इस एबिलिटी को ऑरेकल आई बुलाते हैं। क्या ये काफी कूल नहीं है? जिन्होंने ना में जवाब देते हुए कहा कि ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। इसकी जगह जरा ओपेक की मीटिंग के बारे में सोचो। लेकिन तेक अभी भी उसकी एबिलिटी को ऑरेकल आई बुलाने में लगा हुआ था। ये देख जिन्होंने उसे वो सब बंद करने को बोला। उसने आगे कहा कि अगर मेरी ये ओपेक मीटिंग के सक्सेसफुल होने वाली प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो मैं उस नाम को कंसिडर करूंगा। लेकिन अगर ये गलत निकलता है तो ये उस डॉक्टर के कहे मुताबिक सिर्फ मेरा वहम ही होगा। ये सुन तेक बोलने लगा कि अगर तुम्हारा ये ओपेक वाला प्रेडिक्शन सही निकलता है तो हम तुम्हारी इस एबिलिटी को ऑरेकल आई बुलाएंगे। बोलो मंजूर है? जिन्होंने भी उसे ठीक है बोलते हुए कहा कि तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद हमें अगले दिन टेक के घर का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों वहां पहुंचकर बोलने लगा कि रिजल्ट का दिन आ चुका है। ह्यूंजू ने क्या कहा? टेक ने बताया कि ह्यूंजू कह रही थी कि रिजल्ट हमें अगले दिन पता चलेगा। ये सुन जिन्हों ने कहा कि ये एक क्लिफ हैंगर जैसा फील हो रहा है। इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या मैं गलत था? क्या मेरी प्रेडिक्शन काम नहीं कर रही? ऑयल की कीमत हमने जितने पे खरीदा था उससे 3% कम हो चुकी है। हम दोनों के पैसे मिलाकर $70,000 का लॉस चल रहा है और वो लगातार बढ़े ही जा रहा है। क्या मैं इस बारे में गलत था? इतना सोच उसने तेक से पूछा कि क्या तुम ठीक हो? तेक ने कहा कि लेकिन हमारे पास तो ऑरेकल आई है, राइट? इतना बोल उसने जिन्हों की ओर एक कंट्रोलर बढ़ाते हुए कहा कि चलो अभी के लिए गेम खेलते हैं, वैसे भी हमें रिजल्ट अगले दिन पता चल ही जाएगा। जिन्हों ने भी उससे पूछा कि तुम कौन सी गेम खेलना चाहते हो? तेक ने बताया कि डेटिंग सिम्युलेटर। ये सुन
जिन्होंने भी मुंह बना लिया। फिर वो गेम खेलते हुए सोचने लगा कि मेरे पास $12 लाख है। अगर अच्छे से सोचा जाए तो ये पूरी जिंदगी कंफर्टेबली जीने के लिए इनफ नहीं है। अगर मैंने वो पैसे गवा दिए तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो लॉटरी जीतने के कुछ सालों बाद ही होमलेस हो जाते हैं। तभी जिन्हू के ऐसे बिना ध्यान लगाए गेम हारने पे टेक उस पे चिल्लाने लगा। वहीं जिन्हू अभी भी सोचे जा रहा था कि मेरे साथ भी वैसा कुछ ना हो, इसलिए मुझे स्मार्ट तरीके से नॉर्मल जिंदगी जीनी होगी। लेकिन इतने सारे पैसे होने पे मैं सोच में पड़ जाता हूं कि क्या मुझे वाकई में ट्यूटरिंग जॉब ढूंढने की जरूरत है। तभी अगले दिन टेक ने चिल्लाते हुए जिन्हू को बताया कि ओपेक का रिजल्ट आ चुका है। जिन्हू भी ये सुन चौंक कर नींद से उठ गया। उसने अपने फोन पे चेक किया तो ओपेक ने वाकई में ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करने पे अग्रीमेंट कर लिया था। साथ ही उनके साथ रशिया जैसी कुछ नॉन ओपेक कंट्रीज भी शामिल थीं। ये देख जिन्हू हैरान रह गया। तभी उसे ऑयल के प्राइस के बारे में याद आया। उसने जब चेक किया तो ऑयल की कीमत $73 प्रति बैरल हो चुकी थी। ये देख जिन्हू खुश होते हुए सोचने लगा कि ये तो कुछ ही मिनट्स में 20% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। फिर उसने टेक से उसका अकाउंट चेक करने को बोला। उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ प्रोडक्शन में कटौती ही प्रिडिक्ट की थी, उसके आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता। चलो तुरंत ही सब कुछ बेच देते हैं। टेक ने भी उसे ठीक है बोलते हुए कहा कि चलो देखते हैं कि हमने कितने पैसे बनाए। टोटल प्रॉफिट है $6.5 लाख। कोरियन वोन में ये होंगे 850 मिलियन वोन। ये सुन जिन्हू खुशी के मारे हैरान रह गया। टेक ने आगे बताया कि इसमें से तुम्हारा शेयर होगा $70,000। मुझे इसमें $1 करोड़ इन्वेस्ट कर देने चाहिए थे। जिन्हू ने कहा कि सब लोग जीतने के बाद यही बोलते हैं। ये सुन टेक मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि लेकिन तुम्हारी ऑलरेडी 3 प्रेडिक्शन सही हो चुकी हैं, राइट? ऐसा 1 या 2 बार होना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन चूंकि ऐसा तीसरी बार हुआ है, इसका मतलब कि तुम्हारी फोरसाइट वाकई में रियल है। उसकी बात सुन जिन्होंने पूछा कि क्या जैसे सुपर हीरोज की कॉमिक्स और मूवीज में होता है वैसा? सामने से टेक बोलने लगा कि यूजुअली जब लोग सुपर पावर्स के बारे में सोचते हैं तो वो हवा में उड़ने या एक ही मुक्के से बिल्डिंग तोड़ देने जैसी चीजों के बारे में सोचते हैं, या फिर टेलीकिनेसिस से चीजों को कंट्रोल करना, या बैटमैन जैसा कोई। लेकिन अगर तुम इस बारे में ठीक से सोचो तो उड़ने के लिए तो एयरप्लेन भी यूज किया जा सकता है और बिल्डिंग्स भी एक्सकवेटर से तोड़ी जा सकती है। इसका मतलब कि ये सारी सुपर पावर्स मशीन से रिप्लेस की जा सकती है। लेकिन फ्यूचर देखने की एबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अभी के एडवांस कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी फ्यूचर देखना इम्पॉसिबल है। अगर तुम इलेक्शंस, स्पोर्ट्स, नेचुरल डिजास्टर्स और वैसी सारी फील्ड के बारे में एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सको तो तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होगी। ये सुन जिन्हू पूछने लगा कि लेकिन ये सब शुरू भी कैसे हुआ? सामने से टेक ने बताया कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये एक लेटेंट सुपर पावर है जो मॉर्टर इंसिडेंट में इमरजेंसी के वक्त अवेकन हुई है। ये सुन जिन्हू ने पूछा कि तो फिर ये अभी रिसेंटली ही क्यों दिखाई देने लगा है? अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं हर वेकेशन कैसीनो पे भाग जाता, और उसके अलावा भी पैसे बनाने के कई और तरीके भी हैं। लेकिन उस मॉर्टर एक्सप्लोजन वाले दिन के बाद मुझे वो फिर कभी नहीं दिखाई दिया, इसलिए मुझे लगा कि वो मेरा वहम होगा। तो फिर अब वो फिर से क्यों दिखाई देने लगा है? टेक ने कुछ सोचते हुए कहा कि पहले जब मैं तुमसे बेंट कॉइन की बात कर रहा था तब, और बाद में जब मेरी बहन ओपेक मीटिंग की बात कर रही थी तब। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी फोरसाइट सिर्फ फाइनेंस से ही रिलेटेड हो? जिन्होंने कहा कि यह थ्योरी खराब तो नहीं है, लेकिन उस मॉर्टर एक्सप्लोजन का क्या? टेक ने सोचते हुए कहा कि वो एक जिंदगी जोखम में होने वाली सिचुएशन थी, इसलिए वो एक एक्सेप्शन हो सकता है। तभी कुछ सोच वो चौंक गया। वो तेजी से अपने कंप्यूटर की ओर जाते हुए पूछने लगा कि उस विस्फोट के बाद क्या हुआ था। वो एक काफी बड़ी न्यूज बन गई थी, राइट? ये केस मिलिट्री के सामान में हो रहे करप्शन से रिलेटेड था। वो जो KM-188 एक्सप्लोड हुआ था वो शुरुआत से ही डिफेक्टिव था। इसकी वजह से ना सिर्फ उसे सप्लाई करने वाली ह्वान प्रिसिजन केमिकल्स कंपनी बल्कि साथ ही डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के स्टॉक्स की वैल्यू भी कम होने लगी थी। तो उस हिसाब से वो इंसिडेंट भी फाइनेंस से रिलेटेड ही था। जिन्होंने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में होने वाली ज्यादातर चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड ही होती है। तभी टेक बोलने लगा कि मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ये सुन जिन्होंने परेशान होते हुए कहा कि तुम जब भी ऐसा कुछ बोलते हो तो फिर बाद में तुम्हारे मुंह से नॉनसेंस ही निकलता है। चलो फिर भी बता ही दो। सामने से टेक बोलने लगा कि मैं पैसे प्रोवाइड करूंगा और तुम अपनी सुपर पावर प्रोवाइड करो। हम साथ मिलकर इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? जिन्होंने कहा कि तुम्हारी ऑफर तो काफी अच्छी है, लेकिन क्या होगा अगर हमें नुकसान हुआ? क्या मुझे आधे नुकसान की भी भरपाई करनी होगी? ये सुन टेक ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास वैसा करने के पैसे भी हैं? अगर नुकसान हुआ तो हम और कुछ नहीं कर सकते। ये सुन जिन्हू सोचने लगा कि तो इसका मतलब कि सारा नुकसान टेक खुद से ही कवर करेगा। क्या इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया भी जा सकता है?
तेक ने उससे कहा कि ये बेसिकली एक गैम्बल ही है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है, राइट? जिन्हों ने बताया कि अगर ये पॉसिबल हो तो मैं भी ये करना चाहूंगा, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये सुपर पावर असली हो तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 100% एक्यूरेट है। क्या होगा अगर ये रैंडमली सिर्फ ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला फ्यूचर ही दिखाता हो? इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन का क्लियर और रिलायबल सोर्स होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना इंफॉर्मेशन यूजलेस है। अगर ये हर बार सही होता रहे तो भी क्या होगा अगर ये अगली बार गलत हो गया? तुम्हारे देखे सारे हंस सफेद होने का ये मतलब नहीं होता कि काले हंस होते ही नहीं है। अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई और हमने करोड़ों डॉलर गवा दिए, तो क्या हम वाकई में उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? ठेक ने उसकी बात से अग्री करते हुए पूछा कि लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारी सुपर पावर असली हो? क्या ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है? तुम्हारे पास सुपर पावर है और मेरे पास 1 करोड़ डॉलर है। अगर हम इसे मिला दें तो हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। इतना बोल उसने जिन्हू की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। वो मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि मेरा हाथ थाम लो मेरे दोस्त, चलो इन्वेस्टर्स की दुनिया में साथ में छलांग लगाते हैं। जिन्हू ने पूछा कि क्या होगा अगर मैं मना कर दूं? तेक ने बताया कि तो फिर हम एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे। ये सुन जिन्हू बोलने लगा कि देख ली तेरी दोस्ती। वहीं टेक अभी भी उसकी ओर हाथ बढ़ाए खड़ा था। वो अजीब से एक्सप्रेशन बनाकर उसे खुद का हाथ थामने को बोल रहा था। तभी जिन्हू का फोन बजने लगा। ये देख जिन्हू ने तेक को इग्नोर करते हुए अपना फोन उठा लिया। सामने से उसके किसी मीनियंग नाम के दोस्त ने बताया कि मैं बाद में हमारे दोस्त की हुंग से ड्रिंक पे मिल रहा हूं, क्या तुम आना चाहोगे? कीहुंग बोल रहा था कि तुम उसके सच्चे सीनियर हो, इसलिए तुम्हें आना ही चाहिए। ये सुन जिन्हू ने कहा कि अगर कीहुंग आ रहा है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। वैसे कब मिल रहे हो तुम लोग? मीनियंग ने बताया कि अभी 1 घंटे में यूनिवर्सिटी के बाहर कुमाबीर पे। जिन्हू ने भी उसे ठीक है बोलकर कॉल काट दिया। फिर वो वहां से निकलते हुए बोलने लगा कि मेरे कुछ प्लान्स हैं, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। तेग भी उसे रोकता रह गया। इसके बाद सीन कुमा नाम की बियर शॉप पे शिफ्ट होता है। जिन्हू के वहां पहुंचने पर एक बंदे ने उसे सार्जेंट कांग बुलाते हुए आवाज लगाई। जिन्हू ने भी पास आकर उसे हाई फाइव देते हुए कहा कि अब तो मैं सिर्फ एक रिजर्व ही हूं। मीनियंग ने पूछा कि क्या मिलिट्री सर्विस वर्थ इट थी? जिन्हू ने कहा कि अगर हो सके तो उसे अवॉइड करना ही बेहतर है। फिर वो वहां बैठे 2 नए लोगों को देख सरप्राइज हो गया। उनके पास बैठे बंदे ने खड़े होते हुए बताया कि ये नई फ्रेशमैन है जिन्होंने यूनिवर्सिटी को इसी साल ज्वाइन किया है। फिर उसने जिन्हू का भी इंट्रोडक्शन दिया। वो लड़कियां भी खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगी। ब्लैक बालों वाली का नाम होता है जीहिए और गोल्डन बालों वाली का नाम होता है यूरी। जिन्हू ने भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ग्रीट किया। फिर उसने मीनियंग से पूछा कि कीहू कहाँ है। मीनियंग ने बताया कि वो बोल रहा था कि उसे कुछ काम आ गया है, इसलिए उसे वक्त लगेगा। चलो हम इतने में ही शुरू करते हैं। वैसे क्या तुम अगले साल से कॉलेज वापस आ रहे हो? जिन्हू ने बताया कि मैं भी वही सोच रहा हूं। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि अब चूंकि घर और फीस की दिक्कत सॉल्व हो चुकी है तो मुझे जल्दी से ग्रेजुएट भी हो जाना चाहिए। तभी जिन्हू का ग्लास खाली देख यूरी उसे ड्रिंक देने लगी। फिर उसने खुद भी ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ये देख वो लोग उससे बोलने लगे कि तुम वाकई में ड्रिंक करने में अच्छी हो। तभी वहां पर कोई आ गया। ये कीहुंग होता है। जिन्हू उसे देख वेलकम करने लगा। कीहुंग ने भी उसका हालचाल पूछा। फिर वो बैठते हुए जिन्हू से बोलने लगा कि तुम्हें मिलिट्री से बाहर आते ही मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था। जिन्हू ने उसे ड्रिंक देते हुए कहा कि मैंने सोचा तुम जॉब ढूंढने में बिजी होंगे। वैसे तुम कैसे हो? कीहुंग ने बताया कि बस कट रही है जिंदगी। ये सुन जिन्हू ने कहा कि लेकिन फिर भी ये उन सीनियर्स से तो अच्छा ही है जिन्हें अब तक जॉब नहीं मिली। क्या इन दिनों फाइनेंशियल सेक्टर में हायरिंग कम नहीं हो रही? कीहुंग ने भी उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि कमर्शियल बैंक तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक अगले साल और भी कम लोग हायर करेंगे। रिसेंटली उनके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग और मैन पावर को रिलोकेट करने की काफी बातें चल रही है। ये काफी परेशान करने वाला है। उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात सुन जिन्हू ने पूछा कि KYB सिक्योरिटीज कंपनी भी ऐसा कर रही है, राइट? सामने से कीहुंग बोलने लगा कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। KYB और डोरी सिक्योरिटीज आपस में मर्ज हो रही है। उनमें से एक दूसरी सबसे बड़ी और एक चौथी सबसे बड़ी फर्म है। वो दोनों आपस में मिलकर इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फर्म बन जाएंगे। इस तरह से एक बड़ी फर्म बनना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए ये उतना भी अच्छा नहीं है। मर्जर्स के बाद रिस्ट्रक्चरिंग हमेशा होता है। ये सुन जिन्हू ने पूछा कि लेकिन क्या तुम एक न्यू हायर होने की वजह से सेफ नहीं हो? कीहुंग ने बताया कि वो लोग न्यू हायर्स को भी वॉलंटरीली रिजाइन करने को बोल रहे हैं। ये जॉब मैंने जितना सोचा था उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये सुन जिन्हू ने पूछा कि तो फिर अगर तुम ये जॉब छोड़ दो तो बाद में कहाँ जाओगे? कीहुंग ने बताया कि मैं प्राइवेट इक्विटी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं हमेशा से ही मर्जर्स एंड एक्विजिशन में इंटरेस्टेड रहा हूँ। उसके सामने बैठा बंदा भी ये सब बातें सुन परेशान होते हुए बोलने लगा कि मैंने तो सोचा था कि एक बार जॉब मिल जाने के बाद सब कुछ ठीक होगा, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। कीहुंग ने भी ड्रिंक करते हुए उसे हाँ में जवाब दिया।
फिर थोड़ी देर बाद कीहुंग ड्रंक होते हुए बोलने लगा कि हमारे देश में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स तो हैं, लेकिन अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। हमें कोरिया में भी वैसा कोई बंदा चाहिए ताकि हम फॉरेन कैपिटल के सामने कॉन्फिडेंट होकर compete कर सकें। हमें हमेशा गलत तरीकों से प्रॉफिट करने के लिए फॉरेन मीडिया के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। ये सुन जिन्हों ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि वैसा कभी होगा? कीहुंग ने पूछा कि भला कौन ही जाने, क्या पता कभी कोई जीनियस इन्वेस्टर जैसे कि वरेन बफेट का कोरियन वर्जन अपीयर हो जाए। तभी यूरी को किसी का कॉल आ गया। उसने कॉल उठाते हुए सामने वाले इंसान को उस जगह का एड्रेस बताकर वहां आने को बोला। ये देख उसके पास बैठे बंदे ने पूछा कि ये कौन था? यूरी ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये सीनियर सियोन थी। वैसे तो मैं उससे ही मिलने वाली थी, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं सीनियर्स के साथ ड्रिंक पे जा रही हूं, तो उसने कहा कि वो भी आएगी। ये सुन वहां बैठे सारे लोग चौंक गए। जिन्हू भी हैरान रह गया। वो बंदा यूरी से पूछने लगा कि आखिर तुमने सियोन को क्यों बुलाया? ये सुन यूरी ने पूछा कि क्या मुझे उसे नहीं बुलाना चाहिए था? वो बंदा उसे जवाब देता, उतने में ही वहां पर कोई आ पहुंचा। ये सियोन होती है। जिन्हू उसे देख थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सियोन भी उसे देख उतनी ही सरप्राइज थी। दरअसल ये उन दोनों की ब्रेकअप के बाद पहली मुलाकात थी। फिर हमें थोड़ी देर बाद किसी कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है। वहां बैठी सियोन जिन्हू से बोल रही थी कि हमें मिले 2 साल हो चुके हैं। जिन्हू ने भी उसकी बात से अग्री किया। सियोन ने आगे पूछा कि क्या मिलिट्री सर्विस तुम्हारे लिए अच्छी गई? जिन्हू ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर उसने सियोन से पूछा कि क्या तुम्हारा और उस सीनियर का आपस में सब ठीक चल रहा है? सियोन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। जिन्हू मन ही मन उस जून ह्यूंग नाम के बंदे को याद कर सोचने लगा कि वो सीनियर फेस्टिवल के दौरान कुछ वक्त के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में आया था। वो GH कंस्ट्रक्शन नाम की एक बड़ी कंपनी का तीसरा बेटा है। मैंने उसे कुछ वक्त के लिए ही देखा था, लेकिन वो काफी हैंडसम था और उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी। मेरे मिलिट्री में एनलिस्ट होने के कुछ वक्त बाद ही मुझे मीनयंग से पता चला था कि सियोन उस सीनियर को डेट कर रही है। इतना सोच वो सियोन को देखने लगा, जो अब काफी महंगी चीजें लेकर बैठी थी। उसने सियोन से कहा कि तुम काफी बदल चुकी हो, पहले तुम काफी सिंपल हुआ करती थी। सियोन ने बताया कि उस बात को काफी लंबा वक्त गुजर चुका है। मुझे तुम्हारे बुरे वक्त में तुमसे ब्रेकअप करने के लिए सॉरी फील होता है। जिन्हों ने भी अपनी कॉफी पीते हुए कहा कि वो सब पास्ट की बात है। तभी सियोन ने उसे आवाज लगाते हुए बताया कि मैं तुम्हें वाकई में काफी पसंद करती थी। ये सुन जिन्हू थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने पूछा कि तुम कहना क्या चाहती हो? सियोन ने बताया कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम बाकी लोगों से अलग थे। मुझे हमेशा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस फील होता था, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती थी। ये सुन जिन्हू ने थोड़ा इरिटेट होते हुए पूछा कि तो फिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया? सियोन ने बताया कि मैंने तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने पे उसे पकड़ लिया। ये सुन जिन्हू ने पूछा कि कैसी अपॉर्चुनिटी? अमीर बंदे को डेट करने की? सियोन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम उस बात के लिए मुझे क्रिटिसाइज करो तो मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुमसे ब्रेकअप किया था। लेकिन मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूं। ये सुन जिन्हू ने गुस्सा होते हुए पूछा कि सपनों से तुम्हारा क्या मतलब? सियोन बस मुस्कुरा कर रह गई। फिर उसने खड़े होते हुए कहा कि तो अब मैं चलती हूं। ये देख जिन्हू फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछने लगा कि तुम किन सपनों की बात कर रही हो, लेकिन सियोन उसे बिना कोई जवाब दिए चली गई। उसके जाने के बाद जिन्हू किसी स्टोर के बाहर बैठा ड्रिंक करते हुए मन ही मन बोलने लगा कि सक्सेस। 2 साल पहले मेरे फादर के फ्यूनरल से भी पहले हमारा घर छीन लिया गया था। रिलेटिव्स ने हमें कोई सहारा नहीं दिया और फिर सियोन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ तबाह हो रहा हो। बिना शोक जताने को वक्त दिए मैंने तुरंत ही मिलिट्री में एनलिस्ट कर लिया। और मेरी माँ, जो कि अब अकेली रह गई थी, उनके पास जिंदगी बिताने के लिए छोटे मोटे काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर टेक की मदद से मैंने $12 लाख कमा लिए। ऊपर से मैंने सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के चलते $70,000 और बना लिए। अब मेरे पास टोटल $13 लाख है। आखिरकार सक्सेस होती क्या है? क्या $13 लाख को वाकई में सक्सेस कहा जा सकता है? वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने सामने फिर से वो गोल्डन ईगल बैठा हुआ दिखाई दिया। ये देख उसने उसकी ओर अपना कप बढ़ाते हुए पूछा कि क्या तुम भी ड्रिंक करोगे, या फिर क्या तुम इस बार फिर से मुझे कुछ दिखाने वाले हो? तभी उस ईगल ने अपने पंख फैला दिए। वो तेजी से जाकर उसके सिर पे उड़ने लगा। जिन्हू ने भी उसकी लिखी बात पढ़ पूछा कि तो क्या यही मेरा फ्यूचर है? इसके बाद वो तेक के घर पहुंचकर उसे आवाज लगाने लगा। तेक नींद में ही उससे पूछने लगा कि क्या हो गया? अगर तुमने पी हुई है तो घर चले जाओ। तभी जिन्हू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि अब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो हम इसमें साथ हैं। ये सुन तेक ने कंफ्यूज होते हुए पूछा कि तुम क्या बोल रहे हो? जिन्हू ने बताया कि सक्सेस ऐसे ही सुबह हो जाती है। नींद से उठकर जिन्हू का सिर काफी दर्द कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो तेक के घर क्यों सो रहा था। तभी टेक ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारे हैंगओवर के लिए एक बर्गर ऑर्डर कर लिया है।
ये सुन जिन्हू बोलने लगा कि हैंगओवर सूप नाम की भी कोई चीज होती है। फिर तेक ने उससे पूछा कि वैसे क्या पिछली रात कुछ हुआ था। ये सुन जिन्हू को भी पिछली रात ईगल देखने वाली बात याद आ गई, लेकिन उसने ये बात टेक से छिपाते हुए कहा कि मुझे कुछ याद नहीं। ये सुन टेक उसके पास आकर चिल्लाते हुए पूछने लगा कि तो फिर हमने पिछली रात जो प्रॉमिस की थी उसका क्या? हमने तो हाथ मिलाकर एकदम पक्का रिजॉल्व किया था। जिन्हू ने भी इरिटेट होते हुए कहा कि मुझे याद है, उसके बारे में हम खाना खाकर बात करेंगे। वैसे क्या तुमने पहले कभी इन्वेस्ट किया है? तेक ने उसे ना में जवाब दिया। जिन्हू ने कहा कि वैसे तुमने कुछ बेंट कॉइन तो एक्सचेंज किए ही थे। तभी टेक ने उससे पूछा कि क्या तुमने भी कुछ प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट नाम का क्लब ज्वाइन नहीं किया था? जिन्होंने हाँ में जवाब देकर बताया कि मैंने कुछ स्टडीज की थी और साथ ही कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी की थी, लेकिन वो तो सिर्फ $1,000 ही थे और उसमें से भी मैंने आधे गवा दिए थे। मेरा रिटर्न रेट -50% था। ये सुन तेक मुंह बनाकर पूछने लगा कि क्या तुमने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की? क्या तुमने वहां कुछ सीखा नहीं है? जिन्होंने बताया कि मैं तो वहां सिर्फ 1 साल के लिए ही था। सरफेस लेवल की कुछ थ्योरीज के अलावा मैंने सिर्फ क्लब से ही थोड़ा बहुत नॉलेज लिया था। वैसे अभी तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? टेक ने बताया कि $12.5 मिलियन। ये सुन जिन्हू सोचने लगा कि ये एक ऐसा अमाउंट है जो आम लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखते। आखिर मैं इन पैसों के साथ क्या कर सकता हूँ? इन्वेस्टिंग के अंदर कैपिटल की साइज काफी इंपॉर्टेंट होती है। 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाने के लिए 1000% का रिटर्न रेट अचीव करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास 1000 करोड़ हो तो उसका सिर्फ 1% रिटर्न भी 10 करोड़ हो जाता है। इस बार तेक इतनी आसानी से $6 लाख उसके इतने बड़े कैपिटल की वजह से ही बना पाया था। लेकिन दिक्कत यह है कि बड़े प्रॉफिट्स के साथ बड़ी रिस्क भी आती है। तभी टेक शातिर मुस्कान के साथ पूछने लगा कि तो क्या हम शुरू करें? जिन्होंने उसे फिर से इतना एक्साइटेड होता देख पूछा कि आखिर एक $12 मिलियन रखने वाले बंदे को इन्वेस्ट क्यों ही करना है? इतने पैसों के ब्याज से ही तुम पूरी जिंदगी कंफर्टेबली बिता सकते हो। सामने से टेक ने पूछा कि पैसे जितने ज्यादा हो उतना बेहतर होता है, राइट? जिन्हू ने भी उसकी बात से अग्री किया। फिर टेक ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि और इसमें मजा भी आ रहा है, ये एक गेम जैसा फील हो रहा है। जिन्हू ने कहा कि पैसे कमाने में मजा तो हमेशा आता है जब तक तुम हारो नहीं। ये सुन टेक ने पूछा कि तो फिर तुम्हारा क्या? क्या तुम भी अपनी कमाई से कुछ करना चाहते हो? जिन्हू ने उसे ना में जवाब दिया। वो मन ही मन सोचने लगा कि इन्वेस्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले फोरसाइट चाहिए। मेरे सामने उस ईगल या क्लाउड का आना जरूरी है, लेकिन ये बात अनक्लियर है कि वो कब और कैसे होता है। मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन मिलते ही ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। क्या मैं तेक के कहे मुताबिक वाकई में फाइनेंस से रिलेटेड चीजों का फ्यूचर देख सकता हूं? इतना सोच उसने कहा कि सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। जिन्हू कंप्यूटर पे कुछ काम करते हुए सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मैंने रीसेंट के सारे इकोनॉमिक आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड सारे बड़े स्टॉक्स को चेक कर लिया है। इन्वेस्टिंग के मामले में इन्फॉर्मेशन कैपिटल जितनी ही इंपॉर्टेंट होती है। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही स्टॉक, ऑयल, गोल्ड, बॉन्ड यील्ड्स और एक्सचेंज रेट्स ऊपर या नीचे होते हैं। इन दिनों अच्छे से डेवलप हो चुकी डिस्क्लोजर सिस्टम के चलते इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलीज करना अनिवार्य होता है। इसकी वजह से मैं कंपनीज की अच्छी और बुरी दोनों ही न्यूज़ आराम से देख सकता हूँ। लेकिन ऐसी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे जैसा आम इंसान भी देख सके, उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। जिन स्टॉक्स के बारे में अच्छी न्यूज़ होती है वो ऑलरेडी इनफ ऊपर उठ चुके होते हैं, और जिन स्टॉक्स के बारे में बुरी न्यूज़ होती है वो ऑलरेडी इनफ नीचे गिर चुके होते हैं। ये सब सोचते हुए वो बोलने लगा कि मेरी एबिलिटी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है। मुझे माउंटेन हिल या ओपेक की तरह इनसाइडर इन्फॉर्मेशन चाहिए। तेक ने उसे थोड़ा और वक्त लगे रहने को बोल कहा कि भले ही तुम फ्यूचर देख सकते हो, लेकिन कुछ भी तुरंत ही नहीं होता। जिन्हू का भी मोटिवेशन कम हो रहा था। तभी टेक ने उसे आवाज लगाते हुए पूछा कि क्या हमें पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लेना चाहिए? जिन्हू ने पूछा कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट? टेक ने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा हो कि हम कमाई को आधा आधा बांटेंगे। जिन्हू ने उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए कहा कि तुम्हारी बहन पक्का ऐसी चीजें अपने क्लोज फ्रेंड से भी लिखवा कर लेती। टेक ने भी साइन करते हुए कहा कि अगर तुम प्रॉमिस तोड़ने वाले लोगों में से होते तो मैं तुम्हें कभी वो $7 लाख देता ही नहीं। फिर जिन्हू ने खड़े होते हुए बताया कि मैं कॉफी पीने जा रहा हूं। टेक ने बताया कि घर में कॉफी नहीं है। तभी जिन्हू का फोन बजने लगा। जिन्हू ने एक अननोन नंबर देख सोचा कि क्या ये कोई स्पैम है। इतना सोच उसने कॉल उठा लिया। सामने से यूरी ने पूछा कि क्या तुम्हें मैं याद हूं? ये सुन जिन्हू को भी याद आया कि ये तो वही गोल्डन बालों वाली लड़की है जिसे वो अपने दोस्तों के साथ मिला था। इतना याद कर उसने यूरी को हाँ में जवाब दिया। सामने से यूरी ने पूछा कि अगर तुम फ्री हो तो क्या साथ में कॉफी पे चलना चाहोगे? इसके बाद सीन किसी कॉफी शॉप पे शिफ्ट होता है। जिन्हू वहां पहुंच चुका था। यूरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने हाथ दिखाकर उसे अपने पास बुलाया,
फिर टेबल पे बैठते हुए उसने जिन्हू से कहा कि मेरे ऐसे अचानक से बुलाने के बावजूद भी यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जिन्हू ने बताया कि मैं यहीं पास ही में दोस्त के घर ही था। फिर यूरी ने जिन्हू को खुद को घूरता देख पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिन्हू ने बताया कि जब मैं आर्मी में था तब मैंने तुम्हारे ही जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखा था जो गर्ल ग्रुप की मेंबर थी। ये सुन यूरी पूछने लगी कि तो इसका मतलब कि तुम्हें गर्ल ग्रुप्स पसंद है? तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ? जिन्हू ने उसकी बात सुन सोचा कि क्या मेरी बात सुन ऐसा लगता है। फिर उसने यूरी से पूछा कि लेकिन तुम गैंगनाम में क्या कर रही हो? यूरी ने बताया कि मैं चोंगदाम में रहती हूँ। जिन्हू ने बताया कि मेरा भी एक दोस्त गैंगनाम में ही रहता है, मैं भी कॉफी पीने बाहर ही आने वाला था। इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक कॉलेज फ्रेशर चोंगदाम जैसे पोर्श एरिया में रहती है। क्या ये किसी अमीर फैमिली की बेटी है? फिर उसने यूरी से पूछा कि वैसे तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? सामने से यूरी ने झिझकते हुए बताया कि मैं जो सीनियर सियोन के साथ हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। मैं यूजुअली क्लास गैदरिंग्स पे जाती नहीं हूं, इसलिए मुझे ये सब नहीं पता था। जिन्हू ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन यूरी ने चैन की सांस लेते हुए कहा कि तुम्हारे वहां से ऐसे चले जाने पे मैं काफी चिंतित थी। वैसे क्या तुम अगले सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी वापस आने का प्लान कर रहे हो? जिन्हू ने बताया कि अगर सब कुछ सही रहा तो प्लान तो वही है। ये सुन यूरी ने कहा कि फिर तो हम सेम सेकंड ईयर क्लासेस में होंगे। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए बोलने लगी कि ये थोड़ा अचानक से है, लेकिन क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? जिन्हू ने पूछा कि कैसा फेवर? यूरी उसे जवाब देने में थोड़ी झिझकने लगी। ये देख जिन्हू भी कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि क्या माफी मांगना एक बहाना ही था। फिर वो सरप्राइज होते हुए सोचने लगा कि क्या ये लव कन्फेशन का सेटअप है? अगर ये मुझसे अपना प्यार कन्फेस करे तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? हम तो सिर्फ रिसेंटली ही मिले हैं। क्या मुझे इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए? लेकिन ये रिजेक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर है। लेकिन मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार भी नहीं हूं। तभी यूरी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मेरा फोन बदलवाने आ सकते हो? मुझे लगता है कि अगर मैं अकेली गई तो मुझे स्कैम कर लिया जाएगा। जिन्हू भी उसकी बात सुन अपनी बनी बनाई दुनिया से बाहर आ गया। उसने झिझकते हुए यूरी को ठीक है कहा। वो परेशान होते हुए बोलने लगा कि मैं तो कुछ ज्यादा ही ओवर इमेजिन कर रहा था। यूरी भी उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गई। जिन्हू ने बात बदलते हुए कहा कि लेकिन मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में उतना अच्छा नहीं हूं। यूरी ने कहा कि तुम्हें कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिर्फ मेरे साथ आना भी काफी मददगार साबित होगा। जिन्हू ने मन ही मन सोचा कि इन सब चीजों में तेग की काफी स्पेशलाइजेशन है। वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों पे पैसे खर्चने में कभी भी कंजूसी नहीं करता। उसे सारे लेटेस्ट फोन मॉडल्स, स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में पता होगा। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। इस मानहुआ में आगे स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।